हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आज हम लोग जो है सो अब सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर सीटेट में एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सारे के सारे सेट्स डलने शुरू होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस डलने शुरू होंगे और आपके सीटेट के प्रिपरेशन में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सारा का सारा क्वेश्चंस वगैरह इस पर डाला जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो ये जो आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपका सीटेट 2023 अभी रिसेंट जो पीछे जो हुआ था अगस्त में। ठीक है, अगस्त में जो पेपर हुआ था उसके ये सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे कि बात पेपर की है तो आप सभी जानते हो कि जो आपका सिलेबस रहता है वो 6th 7th 8th का एनसीईआरटी रहता है, उसी से क्वेश्चन से निकल के आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसका प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि अगर ग्रीनविच में 12 नून हुआ हो, कह रहा है कि ग्रीनविच में 12 नून है, 12 बजे हैं, तो इसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है। जो भी क्लासेस वगैरह मैंने दी हैं, पढ़ाया पीछे, तो बड़ा अच्छे से समझाया सब आप लोगों को। ठीक है, तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 45 डिग्री इंटू 4 ये कितना हो जाएगा आपका 180 मिनट हो जाएगा। और 180 मिनट में क्या होता है, आपके 3 घंटे हो जाएंगे। अब क्योंकि ये ईस्ट में है, पूर्व में है, तो ये टाइम आगे होगा। ठीक है ना, तो आगे होगा तो यानी कि यहाँ का जो समय होगा वो 3 PM होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 घंटे आगे होगा समय ग्रीनविच से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, समुद्री गुफाएं तटीय क्षेत्रों में बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण का उपयुक्त कारण चुने। जो सी केव है ये आपका कोस्टल एरियाज में बनता है, और ये कैसे बनता है, मतलब इसका कारण क्या है। तो इरोजिश क्या क्या दे रखे कारण, ऑप्शन 1 देखेंगे, लहरों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, विंड इरोजन। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अगर ये बात कोस्टल एरिया की कर रहा है, तटीय क्षेत्र की कर रहा है, तो ये आपका इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स होगा, है ना। जो समुद्र की लहरें होती हैं, तो समुद्र के लहरों के द्वारा कटाव से होता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, वहीं चले अगर अगले प्रश्न की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो आपका प्राकृतिक वनस्पति है वो स्थान स्थान पर भिन्न होती है। ठीक है ना, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट सदाबहार वृक्ष क्यों उगते हैं। भूमध्य जो इक्वेटर रीजन होता है, यहाँ पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं, ट्रीज क्यों पाए जाते हैं। देखो भाई, एक तो ना एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, जो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते, जिनकी कैनोपी डेंस होती है। तो वो पत्तियों को इसलिए नहीं गिराते क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती। पानी की कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। देखो इक्वेटर पे टेम्परेचर तो हाई होता ही है। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। बाकी इक्वेटर पे डेली बारिश भी होती है, तो हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा और उच्च तापमान, ठीक है ना, ये वजह होता है आपका इन वनों का वहां पे पाए जाने का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड्स। आपको अक्षांश के बारे में इनमें से बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है अक्षांश के बारे में। अक्षांश रेखाएं लेटी हुई रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। कह रहे हैं कि आर्कटिक सर्कल इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये बिल्कुल गलत है, आर्कटिक रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू सदर्न हेमीस्फेयर। देखो मकर रेखा बिल्कुल सही बात है, दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, तो ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ये बात करोगे तो अंटार्कटिक सर्कल भी ये नहीं होता। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं होता। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा 2। जो कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, सदर्न हेमिस्फेयर से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्लोब टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज। कि ग्लोब के 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए उस पर खींची गई काल्पनिक रेखा को किस रूप से जाना जाता है। देखो इन सभी रेखाओं में से जो ये विषुवत रेखा है,
इक्वेटर, ये आपकी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दो पार्ट में बांटने का काम करती है, तो इसका आंसर इक्वेटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्लोब फ्रॉम द फॉलोइंग, कि ग्लोब पर ग्लोब के बारे में आपको इनमें से बताना है कि क्या करेक्ट है, क्या सही है। तो ये कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन दी ग्लोब्स, कि ग्लोब्स पे देशांतर और अक्षांश खींचे जाते हैं। बिल्कुल सही है, खींचे जाते हैं, ठीक है ना। ग्लोब अपनी धुरी पर झुका भी रहता है, ग्लोब आपने देखा हो तो, ये भी सही है। और इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, जी हाँ बिल्कुल, ये पृथ्वी का एक मॉडल होता है, और ये ओवल नहीं होता शेप में, ग्लोब आपने देखा होगा अंडाकार नहीं होता, उसको स्फेरिकल बनाया जाता है, तो ये गलत है। तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़े जरा अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कहता है स्ट्रेटोस्फेयर हैज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, के समताप मंडल वायुयान हेतु सबसे अच्छा मंडल क्यों है। देखो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वेदर फिनोमिना नहीं होते, ठीक है ना, मौसम संबंधित जो घटना है ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती यहाँ पर, मौसम से कोई खतरा नहीं होता, इसीलिए समताप मंडल को सबसे अच्छा मंडल माना जाता है वायुयान हेतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग के लिए दिया हुआ है, तो इसको मैचिंग करते हैं, ठीक है। देखो जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है ना। जो आपका रेडियो है ये कहाँ से आता है, थर्मोस्फेयर से, ये थर्मोस्फेयर से, ठीक है ना। इसके बाद वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होता है, जो सबसे नीचे वाला मंडल है, ठीक है ना। और थिन एयर मतलब एक्सोस्फेयर में बहुत कम हवा पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, जो ए है तो ए का 3 होगा, ठीक है ना, और बी है, बी का क्या हो जाएगा 4 होगा। इसके बाद जो सी है वेदर फिनोमिना, इसका 1 होगा, और जो डी है इसका आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ए का 3, बी का 4, ये आपका बिल्कुल जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे देखा जाए अब, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा गल्फ स्ट्रीम। देखो ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म महासागरीय धारा है, तो पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ मूव करेंगी ये। देखो जो गर्म धारा होती है ना, इनका निर्माण विषुवत धारा पर, विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर टेम्परेचर हाई होता है, तो गर्म धारा का निर्माण विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास से निकलती है ये, भूमध्य रेखा के पास से ये धाराएं निकलती हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा अगला आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन की, अभी एसबीआई की जो क्लर्क की काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 8,283 वैकेंसी, कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अपने यहाँ पे एक बैच लॉन्च किया है इसके लिए, स्पेशल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है ना, और साथ ही मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना, ताकि बहुत अच्छे से इंटेंसिव तरीके से आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जा सके या पूरी प्रिपरेशन कराई जा सके, ठीक है। तो बैच बनाने जा रहे हैं, स्पेशल एसबीआई का ही बैच होगा ये, इसी को फोकस करके ही इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन ये पेयर बनाने के लिए कह रहा है। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, इनमें से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो आपका फॉरेस्ट में होता है ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वनों में, पेड़ों को काट कर और वो फिर खेती करते हैं। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ होगा, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इनमें से कहाँ होगा, तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है, जैसे प्रेरी घास के मैदान में, ठीक है। इसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कह रहे हैं, गहन निर्वाह खेती। देखो गहन निर्वाह खेती वहाँ होती है जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन हाई होने की वजह से ज़मीन का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, ठीक है ना। इसके बाद नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग कहाँ होता है, ये होता है आपका मतलब घुमंतु या खाना बदोश चारवाहा, ये सेमी एरिड अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए का आपका 3 हो गया, ठीक है, ये 2 इसका आंसर बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर क्रिएट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से, ठीक है ना। चलो अब आएंगे अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन एनर्जी रिसोर्सेस। मतलब ऊर्जा संसाधन पर निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुने। बायोगैस कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, बायोगैस कॉजेज ग्रीन हाउस, देखो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। टाइडल एनर्जी इज एग्जॉस्टिबल, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। टाइडल एनर्जी समुद्र में होता है और वो समाप्त होने वाला नहीं है, और विंड एनर्जी नॉन पॉल्यूटिंग होता ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा हुआ है, कथन गलत पूछा हुआ है, गलत है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, टाइडल एनर्जी। ठीक है, अब आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आप जानते हो कि हम मतलब कंट्री टू कंट्री, विदेशों में बाहर सामान को लाने ले जाने के लिए जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो वाटरवे होता है, जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सस्ता भी होता है और सबसे अच्छा भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो वाटरवे हो जाएगा, जलमार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट द टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी शुड यूज मोर इन ऑर्डर टू सेव आवर एनवायरनमेंट। सुझाव दीजिए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। देखो, हमें ना नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं इनको आप बार बार यूज़ भी कर सकते हो और ये प्रदूषण भी कम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो रिन्यूएबल सोर्स होगा, नवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है और बाद में आपको ये बताना है। तो फेडरल सिस्टम फुलफिल्स द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करता है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है ना। इट इस्टेब्लिशेस मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दी कंट्री। हाँ, एकदम सही बात है कि फेडरल सिस्टम का मतलब यही होता है कि बहुस्तरीय सरकार, जैसे हमारे देश में ही है, पहले केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, फिर पंचायती राज, है ना। तो इसी चीज को हम संघीय प्रणाली कहते हैं कि जो बहुस्तरीय सरकार होती है। तो देखो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा उस तरीके से। सेंटेंस तो दोनों सही है, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका ये SC/ST एक्ट 1989 से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में पहचानी गई है। ठीक है, तो लोगों के खिलाफ उच्च जाति के, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ उच्च जाति के लोगों द्वारा हिंसा, ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति समुदाय के एक सदस्य को अप्रिय पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना, ठीक है, ये भी आएगा इसमें, ये भी इसमें एट्रोसिटी में आता है। ठीक है, अलाउिंग नॉन ट्राइबल टिम्बर मर्चेंट टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड, ये भी सही है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को आदिवासी भूमि का दोहन करने की अनुमति देना। ठीक है, मैरिंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, देखो ये इसमें नहीं आता, है ना। आप सभी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से अगर कोई विवाह करता है तो वो इस एक्ट का उल्लंघन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है ए बी सी हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, डी गलत है इसमें, ठीक है ना, डी इसमें गलत है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता, देखो ये सारी चीजें सही हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, ठीक है, इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, इनके कार्यों को हम संसद में चर्चा नहीं कर सकते और राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है मुख्य न्यायाधीश को। सब सही है, ए बी सी डी, ये सारी चीजें किस चीज को दर्शाता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना, कोई भी राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज
इंटरप्रेटेड, राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर, है ना, ये सब है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब की जो बात करता है तो ये सब मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के दायरे में आते हैं, ये सब फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में आते हैं। तो देखो ये आर्टिकल 21 इसका आंसर होगा, जो कि है राइट टू लिव, जीने का अधिकार, राइट टू लिव, जीने का अधिकार। देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये सारी चीजें आपके जीवन के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, तो इसका आंसर आर्टिकल 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सेकुलरिज्म प्रैक्टिस्ड इन द यूएसए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। नीचे दिए गए सही विकल्पों को पहचानें जो दोनों के बीच अंतर को दर्शाती है। ठीक है, सही विकल्प पहचानना है। तो क्वेश्चन पॉइंट ए है, इन यूएसए नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर। संयुक्त राज्य अमेरिका में ना तो राज्य और ना ही धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट, बिल्कुल सही है, माइनॉरिटी के राइट का प्रोटेक्शन है। बाकी देखो ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हो ये रॉन्ग है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा वो ए और बी होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ए और बी। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, कानून के समक्ष व्यक्ति समानता है शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है ना, तो द टर्म all persons are equal before the law means, point A, that all the citizens regardless of their socio-economic status have to obey the same law, कि सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना एक ही कानून का पालन करना होगा। देखो ये एकदम सही बात है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कानून की नज़र में किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, रंग, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सी को तो हटा ही दो, बाकी ए बी डी आपका इसमें सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए बी डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अच्छा देखो ये आप सभी लोग जानते हो कि जीडी की टोटल 75,000 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यहाँ पे न्यू बैच बिल्कुल ओपन होने जा रहा है और इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे और वही मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो यहाँ भी रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल वॉज अपोज्ड इन 1883। इल्बर्ट बिल क्या था? देखो इल्बर्ट बिल का अपोज क्यों किया गया था, इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय जज थे अब वो यूरोपियंस के मैटर को भी देख सकते थे। ठीक है ना, तो इसका इसलिए विरोध किया था। तो इसमें जो क्या कह रही है कि इंडियंस अपोज द बिल एज इट गेव अ फ्री हैंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हैव ट्रायल्स ऑफ इंडियंस विदाउट एविडेंस। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज, क्या कह रहा है ऑप्शन है कि भारतीयों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की खुली छूट मिली। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि भारतीय ब्रिटिश या यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। ये बिल्कुल इसका जो एकदम करेक्ट है वो ये है ना, ये तो आएगा ही इसमें। ठीक है ना, अगला क्या कह रहा है, और भारतीय न्यायाधीशों के बीच विधेयक में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई। तो ये बी और सी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, इसका आंसर सेकंड बी और सी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल में यही था, बी एंड सी इज द ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन क्या कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक मान्यता के बावजूद कुछ भारतीय दूसरों की तुलना में अधिक समान है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल, और भारतीय संविधान में निर्धारित आदर्श अभी तक पूरे नहीं हुए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ये आपके दो स्टेटमेंट दिए हैं कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान पर कठोर संधि थोप दी। ऐसा था, जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की को हराया तो उसके ऊपर जो वहाँ का सुल्तान और तुर्की का, उसके ऊपर कठोर संधि थोप दी गई। फिर भारतीय मुसलमान चादरी खलीफा को तत्कालीन ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए तो ट्रू है, ठीक है ना, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न फिर से असर्शन एंड रीजनिंग है, रीजन है। तो क्वेश्चन है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों और अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश करना शुरू कर दिया। इतिहास का क्वेश्चन है। उच्च लाभ की संभावनाओं से आकर्षित होकर कई स्टॉक्समैन और अंग्रेज भारत आए और बागान मालिक बन गए, ठीक है ना। तो दोनों ही सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बुद्धास टीचिंग। देखो ऐसा है कि ना, ये सारी जो सारे के सारे पॉइंट्स देख रहे हो ये बिल्कुल ठीक है, एक छोड़कर, ठीक है, कि ना ऐसा कहीं भी नहीं है बुक वगैरह के अंदर भी, एनसीईआरटी में भी, कि ना हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है ना, ऐसा इनके टीचिंग में है नहीं कहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो क्या होगा, आपका बी एंड सी होगा। तो इसका आंसर बी एंड सी होना चाहिए। थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी है क्योंकि आंसर की जो दिया सीटेड ने, तो उसमें इसने ए बी सी किया, लेकिन ये रॉन्ग है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन 1। ऐसा कुछ भी नहीं था मतलब इस चीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय वस्त्रों की बढ़ती मांग के कारण भारतीय बुनकरों के लिए निम्नलिखित परिवर्तन हुए। कताई, ब्लीचिंग और रंगाई की कला का विस्तार, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता बढ़ी, विविधता और शिल्पकारों की रचनात्मक डिजाइनों में विविधता और शिल्पकारों की रचनात्मक वृद्धि, और है एजेंटों से अग्रिम भुगतान की नई व्यवस्था पर काम हो रहा है। इसका आंसर देखो, एक तो 1 सही है और एक डी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए एंड डी होगा। अगेन की इतिहास का प्रश्न है, हिस्ट्री से ये उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिराव फूले's बुक ऑफ 1873 ऑन डिसमल कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट वॉज डेडिकेटेड टू। निचली जातियों की निराशजनक स्थितियों पर ज्योतिराव फूले की 1873 की पुस्तक समर्पित थी। तो ये जो है गृह युद्ध के गुलामी विरोध, ये आपका आंसर जो है 3rd इसका सही है, एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट्स ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है ना, कि अमेरिकी गृह युद्ध के गुलामी विरोधी कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। निम्न में से किसने महिला शिक्षा के पक्ष में कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की। तो ये मुमताज अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हिस्ट्री से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बिहार एसएससी का भी है आपका वैकेंसी, और उससे रिलेटेड भी अगर आपको स्पेशली मैथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो ये भी आप देख सकते हैं। खासकर इसका भी हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। अगला पॉइंट, हम मध्यकालीन में जनजातीय समूहों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अलग थलग थे और एकांत में रहते थे, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। मध्यकालीन टाइम पे जो ट्राइबल्स थे, वो जनजाति थे, वो अलग थलग और एकांत में रहते थे, जिस वजह से हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान की रचना के रजिस्टर में चूंकि उसका खाता पुरुषों के कॉलम में नहीं आता था, तो उसे अपने सभी उत्कृष्ट गुणों से कैसे लाभ हुआ। 13वीं शताब्दी में यह परिच्छेद किसके द्वारा लिखा गया था।
देखो यहाँ पे 13वीं शताब्दी की बात है तो आंसर रजिया ही होगा, ठीक है। इसका आंसर रजिया होगा, रजिया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इस सेशन का एसएसटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी वाले पार्ट का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है ना। तो फिर अब अगले सेट के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।